नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सेशन ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। और चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा इस सीरीज में, प्लेलिस्ट में। आपकी जो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो सिलेबस है उसमें हमारे 12 चैप्टर्स हैं। आपके इंडेक्स में भी इस बुक के 12 चैप्टर्स हैं, हालांकि एक 13 चैप्टर अलग से एडेड है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि वो हमारा कोर्स में भी नहीं है और इंडेक्स में भी नहीं है। उसको हम मोटे मोटे तौर पे 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में है। ठीक है, तो सेकंड लास्ट चैप्टर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका शुरू होएगा। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, जैसे कि फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड, फ्लोटिंग, है ना। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड किस किस वजहों से होती है, उसकी सप्लाई किस किस वजह से होती है, और फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज की जो मार्केट है वो क्या है। ये सब हम जानेंगे। बहुत लंबा चैप्टर होगा लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर मैं फास्ट लग रहा हूँ तो आप इसको 0.75x पे चला लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप पहले भी नाम सुने हो आपने, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, दूसरे देशों की करेंसी। ठीक है, जैसे कि इंडिया के लिए रुपी क्या है, डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन यूएस डॉलर क्या है, फॉरेन करेंसी। ठीक, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो कोशिश ये रहती है कि हर तरीके के स्टॉक को, हर तरीके की करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, या एटलीस्ट उसका वैल्यूएशन यूएस डॉलर की करेंसी में किया जाए। अब जिस भी रेट पे डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज हो सकती है उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये यूरो और डॉलर से ही कंपेयर किया जाता है। आप अगर कभी दैनिक जागरण जैसे जो रेनाउंड न्यूज़पेपर्स हैं उनका उसको किसी दिन उठाएंगे तो उस दिन का जो गोल्ड का रेट है, सिल्वर का रेट है और रुपी का जो यूरो और डॉलर से एक्सचेंज रेट है वो सुबह सुबह के न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे या सिटी एरिया के मतलब सिटी वाले पेजेस के फर्स्ट पेज पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। ठीक है, कि उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या है। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि हमें $1 के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं। आजकल एवरेज ये 80 है, $1 के लिए 80 रुपीज़। हालांकि हर दिन बदलता रहता है ये। ठीक, तो ये जो है आपका एक्सचेंज रेट कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारे देश के रुपए की वैल्यू बाहर क्या है। अमेरिका में हमारे 50 रुपए उनके लिए 1 रुपए यानी $1 के बराबर। ठीक, सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी। कोई डिफाइन करने को कहे तो आप कह सकते हो द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी व्हिच इज एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर। ठीक, कितनी यूनिट्स आपकी एक करेंसी की एक्सचेंज हो रही है फॉरेन मार्केट में दूसरी करेंसी की 1 यूनिट के लिए। अब फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सचेंज रेट को। फ्लेक्सिबल क्या है, जो अपने आप मार्केट के कारण हो, मतलब मार्केट में कितना उस करेंसी की डिमांड है और कितनी उस करेंसी की सप्लाई है, कितने लोग उस करेंसी को देना चाहते हैं और कितने मांग रहे हैं। ठीक है, उस सप्लाई डिमांड फोर्सेस के बेस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड हो तो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक, या फ्री एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है इसको। यही बेस्ट रहता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, जैसे हमने मान लिया कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का ग्राफ है और ये सप्लाई का। जब हमने इसको कट कराया तो जहां पे कट हुआ वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था। ठीक, उतनी क्वांटिटी की सप्लाई करना और डिमांड करना बेस्ट है और तो उतने रेट पे सप्लाई और डिमांड करना बेस्ट है। अब क्या है ये इंक्रीज एंड डिक्रीज, देखिए आपके सिलेबस के सब बाहर की चीजें इन्होंने डाल दी है। जब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई इंडिविजुअल का और मार्केट का माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और कंट्री का हर स्केल पे आप यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th में पढ़ रहे हो, तो अब फिर से करेंसी का इम्पैक्ट मतलब देखिए कॉमन है। किसी भी डिमांड या सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है वो थ्रू आउट हर चीज पे सेम तरीके से ही लागू होता है। ठीक, तो उसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही अलग से पूछा जाना चाहिए कायदे से। आप ये कह सकते हो कि करेंसी डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन क्या है। सॉरी, करेंसी डेप्रिसिएशन वो सिचुएशन है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, यानी कि
फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 रुपए के बदले आपको पहले 1 डॉलर के बदले आपको पहले 60 रुपए देने पड़ते थे, अब 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब 1 डॉलर वही का वही है, बट आपको अब 60 के लिए 70 देने पड़ रहे हैं, नहीं आपके एक एक रुपए की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी का ये डिप्रिशिएशन। वहीं अगर पहले 70 देने थे अब 60 देने हैं, है ना, या पहले 60 देने थे अब 70 नहीं 50 देने हैं, तो इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिशिएशन। ध्यान दीजिएगा, रुपये आपको घटता हुआ दिख रहा है पर एप्रिशिएशन है, और बढ़ता हुआ दिख रहा था पर डिप्रिशिएशन था। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि आपको $1 खरीदने के बदले आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी आपके पैसे की वैल्यू कम है, और अगर कम देना पड़ रहा है तो वैल्यू बढ़ी है, तो इसीलिए एप्रिशिएशन हो गया 60 से 50। ये आपका फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस है तो इसलिए आपको घर पे ही करना है। ओ पेज रिपीटेड। फिक्स एक्सचेंज रेट देखिए फ्लेक्सिबल क्या था, मार्केट बेस्ड था तो बदलता भी रह रहा था। फिक्स एक्सचेंज रेट सीधे सीधे उस देश की गवर्नमेंट जो है सेट कर देती है, लेकिन वो तभी सेट कर पाती है जब उसकी इकोनॉमी क्लोज्ड हो। अगर वो ओपन इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट को अपने पास से वो खर्चा उठाना पड़ता है, जो उसे वो डेविएशन को खत्म करने के लिए करना पड़ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में तो फिक्स्ड ही रखती है। फिक्स्ड वर्ड का मतलब है कि अपने हिसाब से फिक्स किया जा सकता है। ठीक, गवर्नमेंट उसे सही करने के लिए ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकती है, बट हाँ बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करती, इसीलिए इसका नाम फिक्स एक्सचेंज रेट है। वहां पे डिप्रिशिएशन था, यहाँ पे डीवैल्यूएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब इंटरनेशनल मनी मार्केट में उसकी वैल्यू घट जाए, क्योंकि मार्केट फोर्सेस सप्लाई डिमांड जो है उसको घटा रही है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट के हाथ में हो पूरी तरह से एक्सचेंज रेट, तो गवर्नमेंट जो है खुद उसकी वैल्यू घटा रही है डोमेस्टिक वैल्यू, तो डीवैल्यूएशन होता है। ठीक, और वहीं आ जाता है आपका रीवैल्यूएशन, जब आप उसको रीवैल्यूएट करो, दोबारा वैल्यू करो, जिसमें अप्रिसिएशन भी हो सकता है और डिप्रिसिएशन, सॉरी अब क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरी सॉरी। जैसे आपका रीवैल्यूएशन तो सॉरी डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन था, वैसे ही रीवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन है। ये क्या है, जब मार्केट फोर्सेस द्वारा डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़े तो अप्रिसिएशन, और जब गवर्नमेंट खुद बढ़ाए तो रीवैल्यूएशन। ठीक, इसके भी खराब इम्प्लीकेशन है, इसीलिए लिखा है लेफ्ट लेस डेवलप कंट्री ऑफन डीवैल्यू देयर करेंसी। वो क्या करते हैं, बस अपने रुपए की वैल्यू या अपनी करेंसी की वैल्यू घटाते रहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये ओल्ड वेरिएंट है फिक्स एक्सचेंज रेट का, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने रिजर्व वो गोल्ड के रखती है उसके अगेंस्ट जितनी करेंसी है वो उतने ही रेट पे बिकती है या यूज होती है। वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि उस करेंसी नोट या उस कॉइन के अगेंस्ट गोल्ड कितना रिजर्व है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट तय होता है, क्योंकि गोल्ड थ्रू आउट यूनिवर्सल है, हर जगह इसकी अच्छी खासी डिमांड, अच्छी खासी सप्लाई हर समय बनी रहती है। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये क्या है? ये जब फिक्स्ड होता था तब भी थोड़े एडजस्टमेंट अलाउ करता था, इसीलिए इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम कहा गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी एक करेंसी से रिलेटेड अलग अलग करेंसी हैं, जैसे मान लीजिए $, ठीक है, उनको गोल्ड वैल्यू के अगेंस्ट जो है उस एक करेंसी की वैल्यू फिक्स की जाती है, और बाकी सबकी गोल्ड के टर्म्स के हिसाब से $, के टर्म्स में सेट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि $, बेस करेंसी है मान लीजिए, ठीक है। अब ये $, $10 का मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, और हमारे यहाँ 50 रुपए का सॉरी 500 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है मान लीजिए। तो अब इस रेशियो से देखा जाए तो हमारे 500 रुपए इसके 10 रुपए के बराबर, $10 के बराबर हो गए। यही हमने डिवाइड किया तो हमने पाया कि 50 रुपए बराबर $1। ठीक, इस तरीके से जब किया जाता है तो उसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम या फिर ब्रेटन वुड सिस्टम कहा जाता है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। $, असाइन किया जाता है गोल्ड वैल्यू के लिए फिक्स प्राइस पे। एक करेंसी जो $, के टर्म्स में है उसको जो है
गोल्ड के टर्म में देखा जाता है। गोल्ड हमेशा अल्टीमेट यूनिट है पैरिटी का, ठीक है, हर करेंसी, किसी भी दो करेंसी के बीच में ये मान लिया गया था। केवल और केवल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर अलाउ करता था तो जो करेंसी की पैरिटी वैल्यू है उसको एडजस्ट किया जा सकता था। डिफरेंसेस फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच में आप होमवर्क में पढ़ेंगे। अब आता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कही जाती है। इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ ना कुछ अपने तिकड़म लगा लगा के एक्सचेंज रेट को ऐसा रखता है कि जो उसकी डिजायर्ड लिमिट उसके बीच में चलता रहे। और ये फ्लोटिंग होता है, मतलब बदलता रहता है, हर समय हर दिन बदलता रहता है, पर एक लिमिट अपर और लोअर होती है जिसके बाहर ना जाए, ये सेंट्रल बैंक यानी जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई इंश्योर करता है। ऐसा अभी भी चल रहा है। ये जो गोल्ड रिजर्व में रखे गए हैं उसको रिजर्व को बढ़ाने और घटाने के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के क्या फायदे नुकसान है, देखिए फिक्स्ड के फायदे पहले देखते हैं। मार्केट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, है ना, फिक्स्ड रहता है, गवर्नमेंट तय करती है, तो क्या रहता है, कैपिटल अपने हिसाब से मोबाइल रहता है, जहां आपको चाहिए जहां जिधर पहुंचाना है पहुंचता है। मार्केट भी स्टेबल रहती है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होती है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि बाहरी देशों से जो हमारा ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो बढ़ता है फिक्स एक्सचेंज रेट की वजह से। स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कि जो पूरे देश के लिए पॉलिसी फ्रेम की जाती है वो थोड़ा सा स्टेबल होती है, उन्हें बनाना भी आसान होता है क्योंकि वो एक्सटर्नल शॉक से बची रहती है फिक्स एक्सचेंज रेट के कारण। डीवैल्यूएशन, अ की टूल टू एक्सपैंड फॉरेन मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप डीवैल्यू करो अपने रुपए को और इससे क्या होगा, फॉरेन मार्केट आपकी तरफ एक्सट्रैक्ट होगी, आपका सामान खरीदने के लिए ललचाएगी। चेक ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई पर रोक लगाने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। आप अपने पैसे की, अपनी करेंसी की वैल्यू घटने ही नहीं दोगे तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। क्या नुकसान है फिक्स एक्सचेंज रेट के, फॉरेक्स रिजर्व बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके जब रेट आप ही तय करोगे तो बाहर वाला उस रेट पे सामान दे ना दे आपको नहीं पता है, करेंसी अपनी दे ना दे। इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज उस तरीके से नहीं बट पाती हैं क्योंकि उस एक्सटेंट तक जो है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को चलाना मुश्किल होता है। भाई एक लिमिट तक आप अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट सेट कर रखते हो ना, ऐसे तो कुछ भी कोई भी रख लेगा लेकिन उसको नुकसान तो होगा ही बदले में, तो इसीलिए हर चीज़ में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो बाकी चीज़ें होल्ड हो जाती हैं। स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इतना बड़ा नहीं होता है। डिस्करेजेस वेंचर कैपिटल, इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो है क्या करा जाता है, जो वेंचर कैपिटल है ना, उसको फिक्स एक्सचेंज रेट डिस्करेज करता है, पीछे छोड़ता है, क्योंकि जितना फिक्स रहेगा उतना ही पैसे का लेन देन, मनी मार्केट का लेन देन कम हो जाएगा, क्योंकि उस पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होगा कि गवर्नमेंट कितना रिस्क उठा के उसको फिक्स्ड करे है, रोके। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, अब भाई वही जो फिक्स वाले के नुकसान, मतलब कि फॉरेक्स के ज़्यादा बड़े रिजर्व नहीं चाहिए, रिसोर्सेज का एलोकेशन एफिशिएंट तरीके से हो जाता है, फॉरेक्स मार्केट जो है बहुत बड़ा होता है, लिक्विडिटी मोबिलिटी ये सब बहुत इंटरनेशनल रहती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा आसानी जा सकता है, वेंचर कैपिटल हमेशा रहता है। क्या नुकसान है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीक करेंसी, वो जो वीक करेंसीज हैं उनको भी मार्जिनलाइज किया जाता है, ठीक, और वो जो है फिर बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन झेलती हैं बड़ी इकोनॉमीज के एग्जिस्टेंस की वजह से। अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए ताकि जितने जिस हिसाब से मार्केट चले उस हिसाब से रेट चले। स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी नॉट पॉसिबल, लेकिन इसके केस में क्या होता है, स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी बनाना मुश्किल होता है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी बनाना मुश्किल होता है, ठीक, क्योंकि डे टू डे फ्लक्चुएशन रहता है। एक्सटर्नल शॉक, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करता है, वल्नरेबिलिटी बढ़ा देता है कि भाई एकदम से अगर बाहरी मार्केट में कुछ हुआ तो फिर वो इकोनॉमी झेल नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो उसको कंट्रोल करके रख रही होगी, कहीं ना कहीं से बैलेंस आउट कर रही होगी,
अब अगर वो 60-61 होना चाहिए पर गवर्नमेंट 60 से 58 पे कर दे रही है, 60 पे रोके है, तो उसको कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा ये चीज़ को। अब आते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट्स, क्यों क्यों डिमांड होती है। इंटरनेशनल लोन का रिपेमेंट करना है तो हम उन्हीं के करेंसी में कर सकते हैं, कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो उनकी करेंसी में कर सकते हैं, इंपोर्ट करना है कोई सामान तो उनकी करेंसी में ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। सीधे बाहर कुछ परचेज कर रहे हैं, बाहर घूमने गए हैं और वहाँ आपने कुछ खरीदा, सब क्या है, ये सब तरीके हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के। डिमांड ऐसे ही होती है। ये सब करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, ग्रांट या डोनेशन आपको देनी है दूसरे देशों में तो चाहिए। पेमेंट ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम जो है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सब पेमेंट करने के लिए भी बेस्ट है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, भाई मार्केट किस ओर जा रही है करेंसी आपकी बता देती, तो अगले दिन की ट्रेडिंग आप पहले से प्लान आउट कर सकते हैं। अब आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कैसे कैसे ऐसा होता है कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमें मिल पाती है। एक्सपोर्ट, जब हम सामान बाहर बेचते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम बाकी पूरी दुनिया से पैसे लेते हैं या वो हमारे यहाँ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब जो है वो सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी में चीज़ें खरीदे, बड़ा लैंड खरीदे, बड़े एसेट्स खरीदे। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी लोगों से लोन मिले, ग्रांट मिले, ठीक है, ग्रांट एंड डोनेशन। इनकम रिसिप्ट, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बाकी पूरी दुनिया से डोमेस्टिक इकोनॉमी में इनकम रिसिप्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक। रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट, जो भी एनआरआई हैं वो अपने घर कुछ पैसे भेजते होंगे, जो उनका घर हमारी इकोनॉमी में होगा, घर वालों को उससे भी पैसा आता है इकोनॉमी के पास, फॉरेन करेंसी। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये क्या है, ये वो मार्केट है जहाँ पे नेशनल करेंसीज जो बड़े बड़े देश हैं, ये सारे ही देश हैं, उनकी खरीदी बेची जाती है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। इसके क्या क्या फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, एक जगह से दूसरी जगह केवल पहुंचाना पैसा, क्रेडिट फंक्शन, उधार दिलवाना, हेजिंग फंक्शन, कई लोग जो है रिस्क लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट उनको लगता है बढ़ेगा तो पहले से खरीद के रख लेते हैं फॉरेन करेंसी, और रेट बढ़ता है तो बेचते हैं। बहुत लोग को लगता है घटेगा तो पहले बेचते हैं और दूसरे फिर बाद में खरीदते हैं। स्पॉट मार्केट भी हो सकती है या फॉरवर्ड मार्केट भी, मतलब जब आपको फॉरेन एक्सचेंज करवाना है, एक करेंसी के दूसरे करेंसी चाहिए, तो एक होती है स्पॉट मार्केट जो उसी रेट पे देती है जो रेट उस टाइम चल रहा है ट्रांजेक्शन के समय का, और फॉरवर्ड मार्केट होती है जो आगे की एक डेट देती है कि उस डेट पे आपको पैसा, या उस डेट पर जो रेट होगा उस सबसे मिलेगा पैसा आपको। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है आपका। इस क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में केवल एक चैप्टर बचा है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सॉरी वो पार्ट ए केवल चैप्टर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट तक ही है, जो अगला चैप्टर है आपका, ठीक है, उसके बाद नहीं है। और यहाँ पे भी जो आपके चैप्टर्स हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट तक के हैं, ठीक। तो 12th चैप्टर हम अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं तब तक, धन्यवाद।